तो प्लीज टॉपिक के नाम से कंफ्यूज मत होना। कैल्सी आपके लिए स्पेशली मंगाया गया कि मैंने बोला कि अब कैल्सी आना चाहिए, बिना कैल्सी के मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज के लेक्चर्स में हमने पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कवर कर दिया। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस टॉपिक का नाम कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कहीं पे ऐसा होगा दोस्तों हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, सभी टॉपिक में एक ही कंटेंट है, तो प्लीज टॉपिक के नाम से कंफ्यूज मत होना। दोस्तों आज के लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ लिया तो आधा पार्ट आपका इस टॉपिक का कवर हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सही होने वाला है, बट स्टार्टिंग में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके लेक्चर्स ऐसे ही लगातार आए तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, रेगुलर का लेक्चर रेगुलर देखते जाना, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए और जरूर मैं आपके लिए इस तरह से जल्दी लेक्चर्स, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखते जाओगे तो मैं आपके जो भी सिलेबस है उसको आपके एग्जाम के पहले पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आज का लेक्चर आज ही देखते जाओ और वीडियो के नीचे जरूर पूरा का पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, और जनरली इस तरह के एग्जांपल्स हमें समझ में नहीं आते कि सर ऐसा एग्जांपल जो यहाँ पे रेस टू n दिखाई दे रहा है, सर ऐसा बहुत कंफ्यूजन रखता है। कोई टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत इजी कराने वाला हूं। तो इस तरह का अगर कोई एग्जांपल है तो दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे P1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, P2 दिखाई दे रहा है, P3 P4 अप टू Pn, इस तरह से कोई नंबर्स आएगा। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी x का फंक्शन होगा, यहाँ पे कोई भी हो सकता है e⁻x, ऐसा कोई भी फंक्शन ऑफ x की तरह दिखाई देगा। अब दोस्तों इस तरह से अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो आपको हमेशा बोलेंगे सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा सॉल्व और उसके नीचे कोई एग्जांपल दिया होगा, बस आपको समझना है कि आपको क्या करना है। सॉल्व मतलब उसका आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। और दोस्तों जनरल सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें आती है, एक सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा आता है दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल। कोई टेंशन मत लो, जनरल सॉल्यूशन में कितनी चीजें आती है, दो, एक क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा क्या आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब भी अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो बस आप पहले क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लो और साथ में क्या निकाल लो दोस्तों, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज के लेक्चर में हम बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ने वाले। क्यों? अब दोस्तों कभी भी अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इक्वल टू जीरो दिया हो, तो इस वाले पार्ट से दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इससे बस अपने को क्या मिलता है, CF मिलता है। तो अगर कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और इक्वल टू जीरो दिया हो तो समझ जाना कि बस अपने को क्या निकालना है, CF। PI निकालना है क्या, नहीं निकालना है। तो इसके लिए आज के लेक्चर्स में हम PI नहीं निकालने वाले, PI के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक देखो, ये क्वेश्चन है इक्वल टू जीरो है, सर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में बस CF निकलेगा, आपको पता होना चाहिए। देखो आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आगे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर सपोज यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ जाए यार, हाँ देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो है, जनरल सॉल्यूशन के लिए बस आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। हाँ अगर इक्वल टू जीरो नहीं होता तुरंत क्लिक कर लेना कि साथ में PI भी चाहिए। तो ये आपका कंफ्यूजन, एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था आज मैंने दूर कर दिया। अब देखो दूसरा कंफ्यूजन क्या आता है पता है, इस टॉपिक में आपको एक चीज समझ लेना है, ऑपरेटर मतलब क्या होता है। d/dx को हम d लिखते हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है कि हमारा इक्वेशन d/dt के टर्म में हो, तो d/dt को भी आप क्या लोगे, कैपिटल D। अब दोस्तों यहाँ पे d/dx है पर साथ में देखो y भी है, तो आप d/dx मतलब क्या होता है, कैपिटल D और साथ में पीछे y लगा दो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे d स्क्वायर है बाय dx स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल D तो आप लिखोगे पर कौन से फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर लिखो और साथ में क्या लिखोगे, y। यहाँ पे दोस्तों क्यूब फॉर्म है तो यहाँ पे क्यूब लिखोगे और साथ में क्या लिखोगे, y। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताते जा रहा हूं। अगर रेस टू 4 है तो साथ में d⁻⁴ और साथ में y। अब दोस्तों अगर आप आगे आते हो, देखो यहाँ पे अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होता है, ये भी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन में सबसे पहले इसको d के फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपको पता है d यहाँ पे क्या क्यूब है, साथ में क्या आएगा y, यहाँ पे क्या आएगा d स्क्वायर, साथ में क्या आएगा y, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे d साथ में क्या आएगा y। और दोस्तों इसमें कोई भी d/dx का टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा 6y विच इज इक्वल टू 0। ये अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं है। अगर आप देखोगे सभी में y कॉमन है तो y हम बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d³ 6d स्क्वायर 11d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। देन ये y वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, d³ माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। और दोस्तों यही हमारा
ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो हर एक क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली ऑक्सिलरी इक्वेशन तक पहुंचना है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में पहुंचने के बाद इसको अपने कैलसी में क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, और यहां से आपको डी के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पे तो बस हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। ये वाला अभी जो पेज है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हो सकता है रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दोस्तों कैसा कि अलग अलग, या तो आप बोल सकते हो रियल एंड डिफरेंट भी बोल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया कि देखो डी को मैंने जब सॉल्व किया है, देखो ये डी को अगर सपोज मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अगर मुझे इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो मतलब कैसा है, रियल और डिफरेंट है। यहां पे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर मुझे समझो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो यहां पे कैसा हो जा रहा है दोस्तों, 2 2 कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे रिपीट वाला ही पार्ट है। चलो मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, बस इतना लिख रहा हूं, 2 2 लिख रहा हूं। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट, मतलब इमेजिनरी और डिफरेंट, तो यहां पे दोस्तों इस फॉर्म में रहेगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, या एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको देखना है तो डी इक्वल टू हो सकता है 3 प्लस माइनस आई 4 आई, या तो 4 मैंने लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे, अल्फा का वैल्यू सर 3 होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 4, बस ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं दे रहा हूं 3 प्लस 4 आई और फिर से 3 प्लस 4 आई प्लस माइनस 4 आई, अगर ऐसे रिपीट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों क्या है, इमेजिनरी और रिपीट। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताओ। देखो अगर समझो मेरा डी का आंसर, कैसे डी का आंसर आएगा वो मैं सिखाऊंगा। अगर डी का आंसर मेरा समझो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, तो बताओ कौन सा टाइप है, सर ये टाइप 1 है, रियल एंड डिफरेंट। अगर डी का वैल्यू मेरा अगर सपोज 5 प्लस 6 आए, 5 प्लस माइनस ऑफ 6 आया है, तो सर ये मेरा कौन सा है, इमेजिनरी, क्योंकि आई वाला टर्म आया तो इमेजिनरी, और सर साथ में क्या हो गया, इमेजिनरी के साथ ये क्या है सर, डिफरेंट है। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 5 एंड बीटा का वैल्यू क्या आएगा 6। अगर दोस्तों ऐसा है डी इक्वल टू क्या है 5 प्लस माइनस 6 आई और फिर से 5 प्लस माइनस 6 आया है, सर ये कौन सा है, सर इसमें भी अल्फा और बीटा का वैल्यू 5 और 6 आएगा, पर सर ये कौन सा है, ये इमेजिनरी एंड रिपीटेड है। अगर दोस्तों ऐसा आया आपका वैल्यू 2 5 5 5, अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तो ऐसे ही है, ये तो आपका टाइप 1 है, पर ये तीनों को अगर आप देखोगे तो रिपीटेड है, तो सर ये टाइप 2 का आया, रियल है एंड रिपीटेड है। तो दोस्तों इसके जनरल सॉल्यूशन, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर सपोज ये टाइप 1 है, टाइप 1 में हमने क्या लिया है, रियल एंड मैं इसे क्या बोल रहा हूं, डिफरेंट बोल रहा हूं, डिस्टिंक्ट को मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट है दोस्तों, तो मैं अगर मुझे इसका अगर वैल्यू लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस c3 e रेस टू m3x प्लस c4 e रेस टू m4x, मतलब ऐसे डॉट 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 होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरा d का वैल्यू आया 1, 2, 3, तो मैं इसका मेरा जनरल सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू c1 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, e भी सेम रहेगा, m1 की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1x, और यहाँ पे c2 है, e ऐसे ही रहेगा, m2 की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2x, c3 ऐसे ही रहेगा e के ऊपर, और m की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3x। तो इस तरह से ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वाला टाइप आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों जस्ट इसी के बाजू में मैं आपको दूसरा वाला टाइप बताना चाहता हूं। देखो अगर इसी के जस्ट बाजू में अगर हम दूसरा टाइप देखें तो दूसरा टाइप हमारा क्या है, रियल है एंड रिपीटेड है दोस्तों, रिपीटेड। अब रिपीटेड का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो रियल एंड रिपीटेड मतलब आपका जो डी का आंसर आया वो क्या होगा 2 2, अगर समझो रिपीट हो रहा है तो आप यहां पे क्या करोगे, इसका जब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, ये देखो c1 लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 है तो हम c1 c2 दोनों लिखेंगे। अब दोस्तों साथ में जब भी ये दोनों रिपीट हो रहा है तो पहले वाले के साथ आपको क्या करना है, x लिखना है, और साथ में यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों प्लस, और यहाँ पे e रेस टू यही सेम, यहाँ पे क्या आएगा m की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों x। जैसे ये देखो ना e रेस टू m1x, तो यहाँ पे डायरेक्ट e रेस टू m की जगह पे ये लिखा। अब देखो इसी में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, अगर समझो ऐसा आया 1 2 3 3, अगर इस तरह से आया तो आप क्या करोगे, सर ये 2 ही बस रिपीट हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे दोस्तों
इसका जब आप वैल्यू लिखोगे ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो C1 e रेस टू m1x, m1x मतलब 1x, C2 e रेस टू m2x, m2x मतलब दोस्तों 2x। अब दोस्तों एक्चुअल में रिपीट यहां से हो रहा है, तो रिपीट कौन सा हो रहा है, C3 हो रहा है, और कौन सा हो रहा है, C4। और मैंने बोला है जो रिपीट होता है उसमें पहले वाले में क्या लगा दो, x, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और इसका e रेस टू x साथ में लिखना है, e रेस टू x, और x के पे कौन सा वैल्यू आएगा दोस्तों 3। तो मैंने इस तरह से भी ये इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी मैंने आपको क्या की है दोस्तों, बता दी है। तो इसी तरह की यहाँ पे चीजें आएगी, तो आपको तुरंत समझ जाना जहां पे रिपीट हो रहा है वहां पे हमें क्या करना है, दो कांस्टेंट ले लेना है, और साथ में एक के पहले वाले के साथ हमें क्या करना है, x ले लेना है, और साथ में क्या करना है दोस्तों, e रेस टू समथिंग लिख देना है। अब दोस्तों अगर मैं आगे जाता हूं, अगर समझो इमेजनरी आया, चलो क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करते हैं, एक और लेते हैं। अगर समझो इमेजनरी आया, अब इमेजनरी आया, और इमेजनरी के साथ दोस्तों क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब रिपीट नहीं है, ये समझ जाओ। अब यहां पे डिफरेंट है तो आप क्या लिखोगे, अगर समझो मैं यहां पे लिख रहा हूं डी का मेरा वैल्यू आया है 2 प्लस 5 आए, तो आप प्लस माइनस, 2 प्लस माइनस 5 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना 2, और बीटा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 5। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आप सबसे पहले समझ लो। देखो इसमें भी दो टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा C1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C2, बीच में क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos बीटा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin बीटा एक्स। याद हो गया, देखो मैं साथ में याद भी कराते जा रहा हूँ, C1 cos बीटा एक्स, C2 sin बीटा एक्स, और यहाँ पे दोस्तों e रेस टू mx लिखते थे, पर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अल्फा एक्स। अब देखो इसी में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, e रेस टू अल्फा का आंसर कितना है दोस्तों 2x, और यहाँ पे C1 ऐसे ही रहेगा, cos बीटा की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 5x, यहाँ पे C2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा sin बीटा की जगह पे क्या होगा दोस्तों 5x। हो गया सॉल्व। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज इस तरह से आए, अब देखो ये मैं अपने बुक पे ये सब लिखते जाना जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इमेजनरी एंड रिपीटेड है, अब रिपीटेड है तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है d इक्वल टू 5 प्लस 6 आए एंड 5 प्लस माइनस 6 आए। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अब मैं इसका अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूं, तो जनरल सॉल्यूशन में दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा पहले वो देख लो। दोस्तों अगर आप यहाँ पे टोटल अगर देखोगे तो कितने टर्म्स हैं, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा C1 C2। अब दोस्तों और साथ में क्या आएगा e रेस टू, थोड़ा सा मैं इसे और यहां पे ले रहा हूं, हाँ तो मुझे दिक्कत नहीं रहेगा। देखो अभी देखो बीच में मैंने प्लस लिया, अब यहां पे मैं क्या लूंगा दोस्तों C1, और यहां पे क्या है दोस्तों C2 है, और यहां पे अब दोस्तों C1 C2 हो गया तो रिपीट अब नहीं होना चाहिए, तो C3, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों C4। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला है कि साथ में क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे पहला वाला क्या हो जाएगा x जब भी रिपीट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है कि इसमें कौन सा टर्म आ रहा है दोस्तों cos बीटा, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा cos बीटा x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin बीटा x, और यहाँ पे e रेस टू अल्फा x। तो इस तरह से अगर आपका कभी भी अगर अब बस यहाँ पे क्या करो, अल्फा जहां पे वहां पे वो वैल्यू रख दो, और जहां पे बीटा है यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कैल्सी से। ये नया कैल्सी अभी हमारे तने ने ये नया कैल्सी नीचे से लेकर आए, और इस कैल्सी का कॉस्ट कितना है तने, सोचो 1300 सोचो। अभी नया कैल्सी आपके लिए स्पेशली मंगाया गया कि मैंने बोला कि अब कैल्सी आना चाहिए, क्योंकि बिना कैल्सी के मजा नहीं आएगा इसमें। अब दोस्तों देखो जिनको कैल्सी से सॉल्व करने नहीं आता उनके लिए देखो यहाँ पे हमें सॉल्व बोला है, हम समझ गए यहाँ पे इक्वल टू 0 है, बस CF निकालना है, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे देखो d²y, यहाँ पे क्या आएगा 11dy, और यहाँ पे क्या 6y इक्वल टू 0। अब मैं अगर y बाहर लूँ तो ये क्या हो जाएगा d³ माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, देन d³ माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो आपको अपने कैल्सी के अंदर सॉल्व करना है। देखो ये आपका कैल्सी है,
प्लीज मेरे साथ आपको कैल्सी ले लेना है। कैल्सी में यहाँ पे ऑन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ऑन। मैंने देखो ऑन पे क्लिक किया। ऑन पे क्लिक करने के बाद आपको तुरंत मॉड है कैल्सी के यहाँ पे बाजू में क्या दिखाई दे रहा है आपको, मॉड। इस मॉड पे अगर आप क्लिक करोगे, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आया, देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, 5, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसके ऊपर मुझे 5 नंबर के ऑप्शन पे मुझे यहाँ पे ऐसा लिख के मिला है, इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, 5 नंबर का ऑप्शन क्लिक किया। 5 नंबर का ऑप्शन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वहां पे 3 और 4 वाला ऑप्शन देखो, 3 वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ऑप्शन नंबर 4 में है बी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। दोस्तों अभी जो नए एडिशन के जो कैल्सी आए हैं वो अप टू रेस टू 4 तक की चीजों को सॉल्व करते हैं, सोचो। तो ये वाला इसमें तो अप टू 3 तक ही है। तो देखो अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। अब बताओ कि मेरा ये वाला है कि ये वाला, तो देखो अप टू 3 है तो मेरा ये वाला वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी क्यूब के आगे कौन सा वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये 4 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 4 क्लिक किया। अब 4 क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसा ऑप्शन आ गया कैल्सी के अंदर, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे समथिंग 00 अभी लिखा हुआ है, पर यहाँ पे अब मुझे नंबर क्या करना है, टाइप करना है। तो देखो मुझे पहला नंबर मेरा डी क्यूब के आगे देखूंगा तो क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो देखो मैंने 1 क्लिक किया और यहाँ पे इक्वल का साइन क्लिक कर दो। देन इसके बाद अगर आप देखोगे -6 है दूसरा नंबर, देन तीसरा नंबर है 11, और चौथा नंबर देखोगे तो -6। तो ओवरऑल जैसे सभी नंबर टाइप हो जाते फिर इक्वल करो। तो देखो इक्वल जैसे मैंने किया तो मुझे x इक्वल टू, मुझे कैल्सी के अंदर x इक्वल टू मिला, पर यहाँ पे मेरा x नहीं है, मेरा d है, तो मैं d इक्वल टू क्या मिला, 1। 1 के बाद दोस्तों मुझे 3 मिला है, और 3 के बाद मुझे क्या मिला, 2 मिला है। तो मतलब मुझे कैल्सी में 1 3 2 मिला। तो दोस्तों इस तरह से देखो, मैंने बोला कि बहुत सारे लोग, अगर जो देखो बच्चे नीचे खुद ही कमेंट करते हैं, और मैं तो आपको अपना दोस्त बोलता हूं, अगर आप देखोगे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी आपको इतनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते होंगे। हम कोशिश करते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस तरह से मैं और आपको हेल्प करते रहूं। तो बस आप लेक्चर को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो। अब देखो यहाँ पे आप खुद से इसका आंसर बताओगे। देखो मैंने पीछे जो चीजें बताई, क्या ये कॉम्प्लेक्स वाले टाइप का है, नहीं है सर। अब बताओ इसमें से कौन सा है सर, उसमें रिपीट कोई नंबर हुआ है, नहीं हुआ है, तो सर ये वाला टाइप है। तो डायरेक्टली आप उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। अब देखो सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है, द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू क्या आएगा, देखो सब अलग अलग है तो आपको इजी है, c1 e रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा, m1 है ना, तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1x, आप डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, c2 e रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा c3 e रेस टू, यहाँ पे 2x। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने ये 3 पीछे लिखा 2 आगे लिखा तो उससे कुछ रॉन्ग नहीं होता, सभी के आंसर्स परफेक्ट है। अब मैं आगे चल रहा हूं, यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो ये डी क्यूब है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, चलो डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई प्लस 8y माइनस 4y, यहाँ पे 8d आएगा, 8dy माइनस 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4 इक्वल टू 0। देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये y वहां पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब फाइनली फिर से मुझे मेरा कैल्सी यूज करना होगा। अब देखो मैं कैल्सी का यूज कर रहा हूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे -5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -4। तो फाइनली जब मैंने रखा तो मेरा x का जो वैल्यू आया दोस्तों, मतलब d का हमारा वैल्यू क्या आया, 1 और 2। मेरे कैल्सी में देखो 2 ही वेरिएबल दिखा रहा है, 1 और 2, एक्चुअल में 3 होने चाहिए। तो मतलब जो लास्ट वाला है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लास्ट वाला फिर से आ रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो वैल्यूज निकाल दी, क्योंकि देखो यहाँ पे डी क्यूब है, देखो ये डी क्यूब है तो समझ जाना कि अपने को कितने वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज है। तो जो लास्ट वाला है वो समझ जाना रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको तुरंत ये टाइप समझ में आ रहा है कि कौन सा टाइप है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। इमेजिनरी पे तो हम जाएंगे नहीं, देखो यहाँ पे रियल एंड रिपीटेड, तो ऑलरेडी मैंने ये सब टाइप की चीजें आपको सिखा दी है। तो आप डायरेक्ट वहां पे उसका आंसर लिख सकते हो दोस्तों। उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है तो y इक्वल टू, देखो पहले वाले का तो सेम आएगा, c1 e रेस टू x, 1 का वैल्यू 1 है, मैंने समझो लिख दिया,
ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोनों में क्या आएगा C2 और यहाँ पे क्या होगा C3, इसके साथ x आ जाएगा और दोनों का e⁻x हम क्या करेंगे साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x। हो गया सॉल्व। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने डी का पार्ट पूरा दे दिया, तो थोड़ा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन तक पहुंचा दूं, पाई विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये y वहां पे जाके 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब मैं 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो मैं 3 नंबर का टाइप किया हूं, तो यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर दोस्तों 5 है। तो फाइनली अगर मैं आंसर निकालूं तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा डी का वैल्यू आया दोस्तों -1 प्लस ऐसा आया मुझे -1 प्लस 2 आए और फिर से -2 आया, तो मतलब साथ में मैं लिख सकता हूं। तो मतलब यहाँ पे मेरा अल्फा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, अल्फा का वैल्यू क्या होगा -1 और बीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 2 आए। तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया। अब वो लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, y इक्वल टू e⁻, यहाँ पे आपको पता है अल्फा x है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों C1 cos बीटा x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों C2 sin बीटा x। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y इक्वल टू e⁻, अल्फा कितना है दोस्तों -1, मतलब -1x मतलब -x लिख सकते हो। C1 cos बीटा कितना है दोस्तों 2, सॉरी मैंने यहाँ पे i लिखा, i नहीं आएगा, और x, और यहाँ पे क्या आएगा C2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, यहाँ पे भी क्या आएगा 2x, और इस तरह से। अब दोस्तों इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मेरे कैलसी में ये देखो, अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करने जाऊं तो पहले मैं इसे सॉल्व करूं। ये देखो ये d³ है, ये y है प्लस y विच इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये d³ प्लस 1, क्योंकि मैं दोनों में से y बाहर ले रहा हूं, इक्वल टू 0। देन d³ प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि वो वहां चले गया। देन अगर मैं इसे कैलसी के अंदर रखूं, प्लीज इसे कैलसी में सॉल्व करने आना चाहिए। फिर से देखो मैं फाइ का मैं यहाँ पे क्या क्लिक कर रहा हूं 4, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है पावर इसका 3 है। तो देखो d³ है तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, बाद में d² वाला टर्म इसमें गायब है तो मैं 0 लूंगा, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं। बाद में d वाला टर्म गायब है तो फिर से 0 लूंगा, और लास्ट वाला टर्म 1 है तो 1 लूंगा। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसका आंसर, डी का आंसर दोस्तों -1, और दूसरा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ रहा है 1/2 प्लस √3/2i, और एक और टर्म आ रहा है माइनस। तो मतलब इस तरह से हमें दो टर्म्स दोस्तों मिल रहे हैं। अब सोचो इसका अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना रहे तो क्या आएगा। तो देखो ये पहला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, पर ये वाले का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻, देखो क्या आएगा C1 e⁻⁻x, वो हमने लिख दिया। अब ये दोनों का लिखते टाइम आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स वाला नॉन रिपीटेड वाला रूल अप्लाई करना है। तो नॉन रिपीटेड का रूल आपको पता है, e⁻ क्या होता है दोस्तों अल्फा x, अल्फा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1/2, और बीटा का वैल्यू क्या होगा √3/2। प्लीज डरना नहीं है। तो देखो 1/2 मतलब यहाँ पे 1/2 इंटू x, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा C1 हो गया यूज, तो अब C1 नहीं लिखते, अब क्या लिखेंगे C2, और क्या लिखेंगे दोस्तों C3। बहुत अच्छा, मैंने आप सब प्रैक्टिस करवा लिया है। देन इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos बीटा x, बीटा मतलब कितना है दोस्तों √3/2x, और यहाँ पे क्या आएगा साइन बीटा x। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पार्ट है। लास्ट वाला एक पार्ट मैंने आपके लिए दिया है, क्योंकि इस तरह की चीजों को मैंने पीछे बताया है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया, तो कहाँ पे बताया मैंने, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया। तो उस तरह की चीजों को आप यहाँ पे लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे, और हमने ऑलरेडी बाकी डिपार्टमेंट के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दिए। अगर आप चाहते हो कि आपके डिपार्टमेंट के लेक्चर्स भी इसी तरह से फटाफट बहुत जल्दी आए, क्योंकि आज के लेक्चर्स में हमने पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कवर कर दिया। आने वाले लेक्चर्स में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कोशिश करेंगे, शायद हो सकता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल पे अपने 2 से 3 लेक्चर्स आए, या 2 लेक्चर्स में हम कवर करें। तो हम जल्दी जल्दी, अगर आप चाहते हो मेरे सिलेबस को कवर करूं, तो उतना आपको नीचे कमेंट करना होगा, लोगों तक वीडियो को शेयर करना होगा, और आज का काम आज ही कंप्लीट कर लेना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और याद से जो भी चीजें मैं करा रहा हूं, इस साइंटिफिक कैलसी से आपको करना है। अगर ये कैलसी का यूज नहीं कर रहे हो, बस मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।